everyone. I'm Shafaq Mehboob. I've been working with CSS Braintree and Sir Shahryar the Great since almost a year now. अच्छा, when we decided कि हमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे एक सेशन रखना चाहिए, तो शहरियार को था कि जी हम निटिग्रिटीज में जाएं, हम क्वालिटी ऑफ राइटिंग को बेहतर करें। और मेरा कहना ये था कि क्वालिटी ऑफ राइटिंग बेहतर हो जाती है बिकॉज वी हैव बीन चेकिंग पेपर्स इन द लास्ट 2-3 वीक्स। और सामने हमें नजर ये आता है कि इट्स नॉट जस्ट दैट यू गाइज आर poor at sometimes you are poor at expressing yourself, you are also poor at organizing your paper. तो क्या होता है कि एक नजर में जब एक एग्जामिनर जो है जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, वो एक नजर जब आपके पेपर पे डालता है तो वो आपकी क्वालिटी उन 30 सेकंड्स में जज कर चुका होता है। योर पेपर इज जस्ट लाइक यू वॉकिंग इनटू अ रूम ऑफ इंटरव्यूइस्ट्स। ठीक है, तो 30 to 40 सेकंड्स में आपका एक इमेज जो है वो चेकर के माइंड में बन चुका होता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप उसके ऊपर बिल्ड करें या फिर आप उसको डिकंस्ट्रक्ट करके अपना एक अच्छा या नेगेटिव इमेज डेवलप करें। तो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ द पेपर, कि आप अपने पेपर को दिखने में कैसे मेच्योर, ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं कि देखने वाला जो एग्जामिनर है वो बोले कि हाँ जी, दिस किड न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड इनको पता था कि क्या बात करनी है और किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। right? You guys can keep posting questions और मैं उनको बीच बीच में आंसर करती रहूंगी। if is let me know if my screen is visible to you all. Is my screen still visible? Okay. जी शफक, आपकी विजिबल है। All right. अच्छा, first thing that we need to discuss is spacing. अच्छा, अब ये देखें, आप लोग मार्जिन्स लगाते हैं दोनों साइड्स पे। आपके पेपर में ऑलरेडी दोनों साइड्स पे मार्जिन्स मौजूद होती हैं सीएसएस के पेपर में। फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट अटेम्प्टेड सीएसएस पेपर्स बिफोर, ऑलरेडी दोनों साइड्स पे मार्जिन्स होती है। यू डोंट नीड टू कंस्ट्रक्ट मोर मार्जिन्स। आपके पेपर में और एक 9th मैट्रिक के बच्चे के पेपर में यही डिफरेंस होता है कि आपके पेपर ज्यादा मैच्योर लगता है, आपको चीजों की जरूरत नहीं पड़ती इन ऑर्डर टू गैदर मोर स्पेस। एक सेकंड, मैं अपने पास चैट भी खोल लूं। मैप और ग्राफ्स में कलर्स यूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट यू डोंट। आप 2 क्लास के बच्चे नहीं हैं, आपके पेपर को कलरफुल नहीं मीनिंगफुल होना जरूरी है। थीसिस स्टेटमेंट एट स्टार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं स्पेसिंग की बात कर लूं। अक्सर क्या होता है कि कुछ बच्चे इस तरीके के मार्जिन ला रहे होते हैं, मतलब इस साइड पे यहाँ पे मार्जिन है पेपर के, यहाँ पे भी मार्जिन है। अब वो लेफ्ट मार्जिन को तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन राइट मार्जिन फ्लोट कर रही है। इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि आपने बड़ी जल्दी जल्दी में लिखा है एंड यू वर नॉट वरीड कि आपका पेपर दिखने में कैसा है। इस सेम गोज फॉर दिस, ये यहाँ मार्जिन होगी इस जगह पे और आपकी मार्जिन जो है, आपने जो लिखना शुरू किया होगा वो उससे 1 इंच और आगे छोड़ के शुरू किया हुआ होगा। दिस ऑल, ये जो सारी फॉर्मेट्स है, दिस ऑल लुक्स हाईली हाईली इमेच्योर एक्सेप्ट फॉर दिस वन। दोनों तरफ जो मार्जिन्स लगाई हुई हैं उनके साथ स्टिक करना है। वन मोर थिंग जो मैंने नोटिस की थी आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के पेपर्स में, कि आप लोग जब एंड ऑफ द लाइन वर्ड ब्रेक करते हैं, व्हाट यू डू इज दैट यू पुट अ डैश एंड देन यू राइट द रेस्ट ऑफ द वर्ड इन द नेक्स्ट लाइन। इसका एक देयर इज अ टेक्निक ऑफ इट, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। आप कहीं भी अपनी मर्जी से, जैसे अगर आप इफ यू राइटिंग any word, okay, if you're writing margins for example, margins, margins has 2 syllables, आप इसको मार और जिन्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वर्ड पे, आपकी लाइन पे मार्ज आ गया और ins आपने दूसरे लाइन में लिख दिया, यू कैन नॉट डू दैट। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, डू नॉट डू दैट। वहां बैठ के ये सोचने के बजाय कि जी सिलेबल पे खत्म हो रहा है कि नहीं, या फिर जो वर्ड को ब्रेक किया गया है वो 2 इक्वल या सिलेबल्स प्रॉपर है कि नहीं, ब्रेकिंग एट द सिलेबल है, इससे बेहतर होता है कि आप वो वर्ड छोड़ के नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। अवॉइड वॉकिंग और पुलिंग थ्रू द मार्जिन, या जो ब्लैंक स्पेस एंड में होती है वो एग्जामिनर ने अपने लिए रखी हुई होती है, आपके लिए नहीं होती। अवॉइड राइटिंग इनटू दैट, अवॉइड फ्लोटिंग इनटू दैट, वर्ड्स को उसके अंदर घुसाना अवॉइड करें। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आपका वर्ड बड़ा है, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यूज द नेक्स्ट लाइन। लेकिन इसके साथ साथ ये सेंस भी होती है कि अगर आपका वर्ड छोटा है और आपको लगता है कि फिट हो सकता है तो आप वहां उसको फिट करें। ठीक है, दिस ऑल कम्स विद प्रैक्टिस। मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ, एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। अच्छा, उसके बाद है स्पेसिंग।
जिन जिन बच्चों का मैंने पेपर चेक किया, आपके फीडबैक में मैंने एडिक्वेट यूज ऑफ स्पेसिंग, वेरी रिलैक्स्ड यूज ऑफ स्पेसिंग, इस तरीके के कमेंट्स दिए हैं फॉर दोज ऑफ यू हु हैव गॉटन देयर पेपर्स चेक फ्रॉम अस। इंडेंटेशन तो दे सकते हैं, हाँ जी अनम, आई एम गोइंग टू कम टू इंडेंटेशंस इन अ लिटिल बिट। ठीक है, इंडेंटेशंस की भी जगह होती है और मौका होता है, मौके की मुनासिबत से होता है। ठीक है, अच्छा स्पेसिंग की बात पे अगर हम आ जाएं तो व्हाट आई मीन बाय एडिक्वेट यूज ऑफ स्पेस इज कि आपके पास अगर एक पेपर पे स्पेस होता है तो आप उसमें कितनी ब्लैंक लाइंस छोड़ते हैं, कितने जगह छोड़ते हैं, आपके वर्ड्स की स्पेसिंग कितनी है, आपकी मार्जिन्स कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने पेपर के शुरू में 2 लाइंस छोड़ दी, एंड में 2 लाइंस छोड़ दी। रूल ऑफ थंब रख लें, डू नॉट लीव 2 ब्लैंक लाइंस एनीवेयर। 2 खाली लाइनें आपने एक साथ कहीं पे भी नहीं छोड़नी। मैंने आउटलाइंस पढ़ी है एसेज की जिसमें हर पॉइंट के बाद 2-2 लाइन छोड़ी हुई थी। लाइक देयर वाज इंट्रोडक्शन, 2 ब्लैंक लाइंस, सेकंड पॉइंट 2 ब्लैंक लाइंस, 2.1 2 ब्लैंक लाइंस, 2.2 2 ब्लैंक लाइंस। इट लुक्स क्रेजी। ऐसा लगता है कि बच्चे ने सिर्फ सफ़े भरने के लिए किया हुआ है। आप लोग 9th मैट्रिक में नहीं है, एग्जामिनर को इस बात से गर्ज नहीं है कि आप सफ़े कितने भरते हैं। ही और शी वांट्स टू सी क्वालिटी इन योर वर्क, और क्वालिटी ऐसी हरकतों से नहीं आती, इससे आपका इमेज डाउन होता है। ठीक है, अच्छा हेडिंग्स के ऊपर मैं दोबारा आऊंगी। आपने कहीं पे भी रूल ऑफ थंब रख लें कि 2 एक साथ, डू नॉट लीव मोर देन 1 ब्लैंक लाइन। खाली लाइन आपने छोड़नी है। अगर आपको लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत डेंस है, आप बहुत करीब करीब करके घुटा घुटा लिखते हैं, तो आप पैराग्राफ्स के बीच में 1 लाइन छोड़ दें बस। या आप हेडिंग के, जब आप आउटलाइंस बना रहे हैं तो आप मेन हेडिंग के बाद, जैसे इंट्रोडक्शन के बाद आपने 1 लाइन छोड़ दी, सेकंड जैसे पॉइंट अगर आपने दिया है मेन पॉइंट, फॉर एग्जांपल यू टेलिंग द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो आप बिना लाइन छोड़े वो सारे पॉइंट्स लिस्ट डाउन करेंगे। उसके बाद यू गोइंग टू कम लीव 1 लाइन, देन यू गोइंग टू कम टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इस तरीके से ऑर्गेनाइज इट। स्पेसिंग को और लाइंस को बहुत 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 साउंडली यूज करें। शीट्स नहीं भरनी, आपने क्वालिटी वर्क देना है। आधे पेज पर खत्म हो रहा है तो दूसरे पेज पर, सेम पेज पर यू आर नॉट अलाउड, अगर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली रीड करें तो यू आर नॉट अलाउड। हेडिंग्स के ऊपर मैं दोबारा आऊंगी आयशा, आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली, आपको मैं पूरा हेडिंग्स का सिस्टम बताऊंगी कि हेडिंग्स पे कैसे करना होता है। क्वेश्चन अगर आधे पेज पे खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप आधे पेज के बाद यू सी दिस, जो मैंने डू के बाद लगाई हुई है, डैश 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 एक्स डैश 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 एक्स डैश डैश, ये दिस विल सिग्निफाई द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। मैं अपने पेपर्स में ऐसे करती थी और इसका मुझे ये होता था कि मेरा पेपर भी साउंडली ऑर्गेनाइज होता था, मुझे को खाली जगह भी नहीं छोड़नी पड़ती थी, और क्वेश्चन चेकर को पता चल जाता था कि जी इसका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। यू हैव टू पुट अ डैश, यानी कि एक लंबी लाइन लगाएं, क्रॉस लगाएं, लाइन लगा दें, या 2 क्रॉस लगा के फिर लाइंस लगा दें। ईदर वे इट वर्क्स। अच्छा, हेडिंग्स के बीच में ब्लैंक लाइंस नहीं छोड़े, पैराग्राफ्स के बीच में एक से ज्यादा लाइन नहीं छोड़े। मैं एडवाइस नहीं करती कि लाइन छोड़े पैराग्राफ्स के बीच में, लेकिन अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है और वो बहुत स्टफी लग रहा है तो मैं फिर कहती हूँ कि जी 1 लाइन छोड़ दें पैराग्राफ्स के बीच में। और खाली स्पेस नहीं छोड़नी। अगर पेपर पहले, अगर आपको लगता है कि अगली हेडिंग, इफ यू हैव एटलीस्ट 1/4 ऑफ द पेज लेफ्ट, तो आप वहीं से स्टार्ट करते हैं। 3-4 लाइंस भी हैं उनको, अब में आपको लगता है कि आप पहली हेडिंग यहाँ फिट कर सकते हैं, तो आप वहीं से स्टार्ट करें। डू नॉट गो टू द अदर पेज टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। सेम पेज पर सेकंड, हाँ जी सेम पेज पर ही सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आपके इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आपको अलाउड नहीं है बीच में कोई भी खाली स्पेस छोड़ना। यू शुड नॉट लीव एनी ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन आंसर्स, क्योंकि वो ब्लैंक स्पेसेस ये इमेज देती हैं कि बच्चे को पता नहीं था कि यहाँ पे ये इसने ये ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी क्योंकि इसको यहाँ पे वो करना था। ये इकरा, कैन यू सी द लास्ट डू दैट आई हैव रिटन? ये जो डैश 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 फिर एक्स फिर डैश डैश एक्स फिर डैश डैश, दिस इज हाउ यू कैन मार्क द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। स्पेसिंग बिटवीन essay paragraphs, leave मुबशिर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि अगर आपको लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है या आप बहुत डेंस लिखते हैं तो फिर आप पैराग्राफ्स के बीच में 1 लाइन छोड़ेंगे। किसी भी सूरत में, किसी भी पेपर में, ना एस्से में ना किसी और पेपर में, आपने 1 लाइन से ज्यादा 2 लाइंस कभी भी नहीं छोड़नी, बिल्कुल नहीं छोड़नी, किसी सूरत नहीं छोड़नी। वो हाईली चाइल्डिश लगता है कि आपने हेडिंग के बाद 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं फिर अगली हेडिंग दी हुई है, दैट लुक्स वेरी चाइल्डिश। ओके, पैराग्राफिंग।
now whoever was waiting for me to talk about paragraphs and indentation, first thing that you need to do, contextuality और relevance और coherence रखने के लिए ना आपको hooks की जरूरत है. If you've been studying with शहरयार या आप हमारी क्लासेस लेते रहे हैं ब्रेनरी की, तो शहरयार ने डेफिनेटली अपने एस्से वाले बच्चों को सिखाया है कि हुक वर्ड्स होते हैं, लाइक मोर ओवर, लाइक अदर देन दैट, ऑल्सो, ऑल टुगेदर, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज करते हैं. फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, एज मेंशन्ड बिफोर, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ योर पैराग्राफ इन ऑर्डर टू कनेक्ट इट विद द लास्ट पैराग्राफ. ये तो एक्चुअल हुक होता है. एक होता है कॉन्टेक्चुअल हुक. कॉन्टेक्चुअल हुक का मतलब ये होता है कि पिछला पैराग्राफ आप बात को बिल्ड करते करते जब आपने पिछला पैराग्राफ क्लोज किया था, तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ की हिंट ड्रॉप कर देते हैं उसके अंदर, और फिर उसी बात को नेक्स्ट पैराग्राफ में कनेक्ट करते हैं. ये आपका एक कॉन्टेक्चुअल हुक होता है. अच्छा, दूसरी चीज that you need to do is consistent indentation. अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक इफ यू लुक एट दिस सैंपल ऑफ ब्लॉक पैराग्राफ्स, अगर यहाँ पे मिडल ऑफ द पेज पैराग्राफ एंड हो रहा है पिछला वाला, तो क्या करेंगे, अगला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर देंगे. फिर अब यहाँ पैराग्राफ इसके बाद वाला, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे वाला पैराग्राफ अगर यहाँ एंड हो रहा होता तो वो यहाँ से स्टार्ट कर देते. अगर ये लास्ट वाला पैराग्राफ यहाँ एंड हो रहा होता बिल्कुल राइट एज ऑफ द पेज से थोड़ा सा पहले, तो वो यहाँ से अगले अगले पेज की इंडेंटेशन कर देते. दिस लुक्स वेरी बैड, और इससे ना एग्जामिनर को समझ नहीं आता कि आप कैसे पैराग्राफिंग कर रहे हैं, या एक नजर देखने में पैराग्राफिंग समझ नहीं आती. ये वाले आपने इंडेंटेशन करनी है, आपने 1.5 इंच लेफ्ट साइड से 1.5 इंच आपका फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ होना चाहिए हमेशा थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट. जब भी आप पैराग्राफ इंडेंट करेंगे आप ऐसे करेंगे. एस्से पेपर में मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप इंडेंटेशन करें, लाजमी करें. बाकी पेपर्स में क्योंकि आप हेडिंग्स डाल रहे होते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ती इंडेंटेशन की. वहां पे अगर आप ब्लॉक पैराग्राफिंग भी इस्तेमाल करेंगे, जो ये लेफ्ट साइड पे सैंपल है, तो वो भी चल जाएगा. ठीक है. लाइक आई सेड, डू नॉट चेंज इंडेंटेशन. इंडेंटेशन होती है कि आप लेफ्ट मार्जिन से कितना स्पेस दे रहे हैं. ये हर पैराग्राफ के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. एस्से पेपर में आपने इंडेंटेशन करनी है 1.5 इंच, या आप यूं, ये जैसे अगर आपका पेपर है तो यू पुट योर फिंगर्स राइट दैट, और वहां पे आप मार्क कर लें कि मैंने यहाँ से पैराग्राफ शुरू करना है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप आगे पीछे कर देते हैं, दैट इज अ कूल ट्रिक. या फिर आप अपना स्केल रखें, स्केल मार्जिन के बराबर में रखा, उसके साथ से नेक्स्ट लाइन शुरू कर दी. द विड्थ ऑफ योर स्केल, जो आपकी स्केल की चौड़ाई है, उससे ज्यादा आपने इंडेंटेशन में स्पेस नहीं देना, और वो कंसिस्टेंट रखना है थ्रू आउट द होल एस्से. अच्छा, पेनमैनशिप. दिस, अब अगेन जिसने मुझसे पेपर चेक कराया उसने मुझसे ये जरूर कमेंट सुना होगा, इमेच्योर हैंडराइटिंग या फिर इनकंसिस्टेंट हैंडराइटिंग. और एक दो पेपर्स मैंने ऐसे भी देखे थे कि स्लांट होता है. स्लांट होता है कि आप राइट स्लांट करके लिखते हैं, आपका जो हैंडराइटिंग है वो सीधे राइट साइड की तरफ टिल्टेड होती है, या लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होती है, या स्ट्रेट होती है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, उन्होंने आधे पेपर में राइट स्लांटेड लिखा हुआ है, आधे पेपर में स्ट्रेट लिखा हुआ है. वो ऐसा लग रहा था कि जी यूं स्ट्रेट लिख लिख के थक गए तो वो स्लांटेड लिखना शुरू हो गए, फिर स्लांटेड लिख लिख के थक गए तो स्ट्रेट लिखना शुरू हो गए. एग्जामिनर के सामने बहुत गंदा इम्पैक्ट जाता है इस चीज का. एग्जामिनर को लगता है कि या तो ये बच्चे को पता नहीं कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि ये पेपर में दो लोग पेपर कर रहे थे, या फिर ये इतना एग्जॉस्टेड था कि ये अपनी हैंडराइटिंग भी बस सस्टेन नहीं कर सका. तो डू नॉट डू दैट. सेम स्लांट रखें और पेन भी सेम रखें. एक ही पेन खरीदें, एक ही क्वालिटी का पेन. बहुत सारे पेन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें. आपको जो पेन, जिस पेन की आपको ग्रिप सबसे अच्छी लगती हो, जिस पेन की हैंडराइटिंग आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी आती हो फ्लो, वो पेन आप चूज कर लें एंड बाय बॉक्सेस ऑफ दैट पेन. वो दो पेन नहीं लिया करें दुकान से, उसके पूरे बॉक्सेस लिया करें और वही पेन थ्रू आउट योर एग्जाम्स यूज करें. मैं ये करती होती थी कि मुझे जो पेन पसंद था उसकी ना एजेस बहुत शार्प होते हैं, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने फोमिक शीट का एक रोल बनाया हुआ था और मैं उसको पेन के ऊपर चढ़ा देती थी सो दैट इट वाज इजियर ऑन द फिंगर्स. क्योंकि 12 पेपर देने के बाद इंसान की वाकई हालत बहुत खराब हो जाती है एंड योर हैंड्स स्टार्ट हर्टिंग. तो ताकि मेरी हैंड राइटिंग चेंज ना हो, मुझे थोड़ा ईज मिले, तो मैंने एक उसका फोमिक शीट का रोल बना के उसके ऊपर लगा दिया था सो दैट इट वाज इजियर टू ग्रिप. आई हैव अ क्वेश्चन. Can we use pointer or ball point? Ink pen, अच्छा no. Ink pen no. Ball pointer no. Ball point of signature, अच्छा बॉल पॉइंट के साथ आप दोनों पेन्स के साथ देखें, इंक पेन, पॉइंटर या बॉल पॉइंट, तीन पेन्स होते हैं. तीनों के साथ इश्यूज ये आते हैं कि बॉल पॉइंट जो होता है वो हर बॉल पॉइंट
ऐसा नहीं करता, पर अक्सर बॉल पॉइंट्स जो है वो ब्लीड मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ब्लॉचेस छोड़ते हैं। अगर आपकी आदत नहीं है, मेरी आदत है कि मैं थोड़ी देर बाद उसको फिंगर्स में ट्विस्ट कर लेती हूँ ताकि वो सेम डायरेक्शन पे ना रहे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो इंक जब भी आप नुक्ता डालेंगे या फुल स्टॉप डालेंगे वो बड़ा इंक का ब्लॉट छोड़ेगा। तो ये बॉल पॉइंट्स में इशू होता है। इसको काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पास एक टिश्यू पेपर रख लें और आपने बहुत सारा लिखा, थोड़ी देर बाद टिश्यू पेपर से वाइप कर लिया, फिर बहुत सारा लिखा, फिर टिश्यू पेपर से वाइप कर लिया, ताकि उसके जो निब पे इंक जमा हो रही होती है वो ना हो। बॉल पॉइंट मैं पॉइंटर्स और इंक पेन्स मना इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये जो टॉप पे जो इमेज है ये देख रहे हैं? आपकी इंक जो है वो ब्लीड कर जाती है पेपर में से। आपको नहीं पता कि कौन-सा पेन सीएसएस के जो पेपर्स हैं, उसके जो पेपर क्वालिटी होती है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन देगा। जब इंक ब्लीड कर जाती है, ब्लीड करने का मतलब होता है कि वो आप एक साइड पे लिखेंगे, दूसरी साइड पे नज़र आएगी। उसके स्प्लॉचेस, इंक सब कुछ नज़र आएगा। दैट लुक्स वेरी डर्टी। अगर आप बहुत अच्छा पेपर लिखेंगे, बहुत आपने कोई कमाल धमाल पॉइंट्स दे दिए, लेकिन आपकी इंक ब्लीड कर गई, सिर्फ इतना सा हुआ कि आपकी इंक ब्लीड कर गई, एग्जामिनर बोलेगा यार ये क्या लिखा है, ये यूं करेगा, क्या लिखा है, ये नुक्ता डाला है, फुल स्टॉप है या क्या है। उसको नहीं समझ में आएगा आपने क्या लिखा, और वो क्या करेगा, बोलेगा यार छोड़ो, फेल करो इसको, कोई जरूरत नहीं है मुझे पेपर चेक करने की। इफ यू फ्रस्ट्रेट द एग्जामिनर यू फेल। ठीक है? तो आपने ये नहीं करना, इसलिए मैं इंक पेन्स और पॉइंटर्स अवॉइड करने का कहती हूँ कि आपको नहीं पता कि वो वहां जाके उस पेपर के साथ, जो आपके आंसर शीट का पेपर होता है, उसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा, सेकंड इज प्रैक्टिस मैच्योर एंड कंसिस्टेंट हैंडराइटिंग। मैच्योर हैंडराइटिंग कहती है ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इमेच्योर हैंडराइटिंग है, लाइन पे नहीं है, अलग-अलग साइजेस की है, ऊपर जा रहे हैं वर्ड्स, नीचे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2 क्लास के बच्चे ने लिखा है। 2 क्लास के बच्चे का दिमाग तो अडल्ट हो गया, पर हैंड राइटिंग प्रैक्टिस वही 2 क्लास की रह गई। पॉइंटर तो बेहतर होती है, मोस्ट एकेडमिक में भी पॉइंटर अच्छा। अब ये लोग एग्ज़ैक्टली मुझसे पेन्स की क्वालिटी पूछना शुरू हो गए हैं, तो दैट इज़ अप टू यू। मैं जो पर्सनली यूज़ करती थी, मैं जेल पेन्स यूज़ करती थी, जेल पॉइंट जो बॉल पॉइंट्स होते हैं, जेल रोलर पेन्स जो होते हैं। वो ब्लीड नहीं करते, उनसे राइटिंग भी अच्छी आती है एंड दे आर वेरी स्मूथ। इंक पेन्स और पॉइंटर्स, आई अंडरस्टैंड के पॉइंटर्स आप लोगों को ज्यादा एडवाइजेबल होते हैं। सब लोग कहते हैं कि पॉइंटर्स यूज करो बिकॉज दे लुक गुड, बिकॉज दे गिव यू अ गुड ग्रिप। लेकिन पॉइंटर में आपको ना प्रेशर का पता नहीं चलता, आपको नहीं पता कि आप स्ट्रेस में कैसे लिखेंगे। तो स्ट्रेस में अगर आपके पेन के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया, इंक ब्लीड कर जाएगी। तो इसलिए टू ट्राई टू बी ऑन द सेफ साइड, सीएसएस के आंसर शीट के पेपर की क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड बट इट्स नॉट वेरी बैड ईदर। जो अगर 9th मैट्रिक के पेपर में जो ए शीट होती है, इट्स स्लाइटली मतलब 5% बेटर देन दैट। ऐसी होती है, बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन इंक उसमें से ब्लीड करने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप रिस्क ना लें। पहला पेपर एसए का है, उसमें ही एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट कर दिया तो फिर बाकी पेपर दिए ना दिए एक बराबर हो जाएंगे, इसलिए रिस्क नहीं लो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं कि बार-बार पेन का कलर चेंज कर रहे होते हैं। आपने हाइलाइट करना है तो आप बीच में ब्लैक यूज़ करेंगे, फिर ब्लू यूज़ करेंगे, फिर ब्लैक यूज़ करेंगे, फिर ब्लू यूज़ करेंगे, फिर ब्लैक यूज़ करेंगे, ये मत करें। ठीक है? एक ही पेन रखें थ्रू आउट योर होल ऐसे, एक ही पेन यूज़ करें। हाइलाइटिंग के ऊपर मैं आगे आऊँगी, आई विल टेल यू हाउ टू हाइलाइट योर आंसर्स, या अगर आपने कोटेशंस दी हुई हैं या रेफरेंसेस दी हुई हैं, उसको कैसे लिखना है प्रॉपर्ली। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट योर एस्से पेपर, एस्से के पेपर में आपने बीच-बीच में लिख दिया कि स्टैटिस्टिक्स कोई आपने कोट की हुई है, कोई रेफरेंस दी हुई है, तो उसको अलग पेन से लिखना एडवाइजेबल नहीं होता। क्योंकि जब आप पेन चेंज करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए खुद भी हड़बड़ा जाते हैं और उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग भी आउट ऑफ सिंक हो जाती है। सेम पेन में लिखो, एक ही ब्लू पेन ले लें आप, practice writing different with different pens, find out what you work with the best and stick to that। एक ही पेन रखें, ब्लैंको या वाइटो कतई नहीं यूज करना। आप मेट्रिक इंटर में नहीं है, आप सीएसएस के पेपर दे रहे हैं। ब्लैंको हाईली इमेच्योर लगता है। कटिंग आपने मिनिमम रखनी है, और अगर आपको कट करना भी पड़े तो आपने सिर्फ एक लाइन लगानी है, खच 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 नहीं करना। ठीक है? और ब्लैंको फिर हम अवॉइड अवॉइड ब्लैंको एट ऑल कॉस्ट्स। एक्सेसिव कटिंग आपने अवॉइड करनी ही करनी है, लेकिन अगर आपसे हो गई है तो वो कटिंग को ऑन कर लें, बजाय इसके कि आप उसको ब्लैंको करने के पीछे पड़ जाएं। क्योंकि ए ब्लैंको को ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है, बी उसके ऊपर आप लिख नहीं सकते, सी एग्जामिनर के दिमाग में एक बात जरूर आती है कि पता नहीं क्या लिखा था इसने,
ऐसा क्या लिखा था इसने जो इसको मिटाना पड़ गया, जो इसको छुपाना पड़ गया? तो इसलिए डू नॉट गो फॉर ब्लैंको। अच्छा, देन वी हैव, अच्छा अब आई एम ऑन हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग क्या करनी है कि अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें, ब्लैक पेन से या ब्लैक पॉइंटर से अंडरलाइन कर दें जो आपने लिखा हुआ है, जो आपने हाईलाइट करना है। जैसे कोटेशन हो गई। कोटेशन की बात पे मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जब भी आप स्टेटिस्टिक्स मेंशन करें, कोई बात मेंशन करें कि इससे ऐसा होता है, ग्लोबल वार्मिंग इससे होती है, ये वॉट एवर थिंग, कि ये अगर क्राइम रेट बढ़ रहा है तो वो साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से बढ़ रहा है, तो जब भी आप ऐसा कोई फैक्ट या कोई स्टेटिस्टिक्स के क्राइम रेट पिछले 10 सालों में 10% इंक्रीज हो गया, या पिछले एक साल में 15% इंक्रीज हो गया, या 10% कम हो गया, स्टेटिस्टिक्स जब भी मेंशन करेंगे आप उसका सोर्स देंगे, ये आपको किसने बताया। क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली, आई कैन नॉट रिकॉल द स्टूडेंट, पर एक स्टूडेंट ने एक इतनी इंतहाई फ्लीटिंग स्टेटमेंट दी थी कि 90% दफा में ये होता है, तो मैंने उस पर लिखा था कि भाई ये व्हाट डू यू मीन 90% टाइम्स ऐसे होता है, आपको किसने बताया, वेयर हैव यू रेड दिस। ये सेम सवाल एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि 90% आपने बोल तो दिया, इतनी ह्यूज स्टेटमेंट आपने दे दी, बट डू यू हैव अ सोर्स, डू यू हैव अ क्रेडिबल सोर्स फॉर इट। इफ यू डोंट, स्टेटिस्टिक्स नहीं मेंशन करो, बट इफ यू मेंशन स्टेटिस्टिक्स ऑलवेज मेंशन हु सेड दैट, या कौन सी रिपोर्ट थी, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात बोली है। अच्छा, कोट्स, कोटेशंस जो होती हैं वो हमेशा, अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, वो उसको अलग से पैराग्राफ में डाल के सेपरेटली अलग से वो नजर आती है, वैसे करते हैं। सम स्टूडेंट्स पुट इट इन द मेन टेक्स्ट, कि जैसे अगर एक सेंटेंस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बीच में ही कोटेशन डाल दी, कोटेशन मार्क्स के साथ ब्लैक पेन से, और आगे लिखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करें, ये ना अजीब डर्टी सा लगता है। अगर आपको कोटेशन डालनी है तो आप बोलेंगे कि एज अ सेइंग बाय अब्राहम लिंकन गोज, उस पे सेमीकोलन लगाएंगे, एक लाइन, नेक्स्ट लाइन में सेंट्रलाइज करके, मतलब जैसे आपने इंडेंटेशन की थी, दोनों साइड्स पे स्केल रख के सेंटर में आप वो कोटेशन लिखेंगे, एक साइड पे कोटेशन पॉइंट्स डालेंगे, एंड पे कोटेशन पॉइंट्स डालेंगे, उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट लाइन से अपनी कंटिन्यू करेंगे, लाइक दैट। इट लुक्स प्रिटी, इट लुक्स इरियोडाइट। एग्जामिनर को लगता है कि यार बच्चे को पता था कि प्रेजेंट कैसे करना है, और ये मुझे चाह रहा है कि मैं ये कोट दिखूं, और इसको ये कोट पता है, और इसको सही से डालनी भी आ रही है, तो दैट इज इम्प्रेसिव, दैट शोज स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी फिर मैं आगे भी आती हूँ। अच्छा, हाइलाइटिंग जब आप नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, आप ऐसे ही चलते जा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आपने कोई रेफरेंसेस आपने डाले हैं लेकिन आपने उनको अंडरलाइन नहीं किया हुआ। लेकिन जब आप नहीं करते ना, तो आपका पेपर एक नजर पे देखने में बहुत बोरिंग लगता है, मोनोटनस लगता है, ऐसे जैसे किसी ने अपनी कहानियां सुनाई गए सुनाई गए सुनाई गए, तो वो इट लुक्स हाईली अनएपेटाइजिंग, पढ़ने का दिल नहीं करता। Should we quote an essay paragraph in same manner? Yes, you can. You can quote an essay paragraph in same manner. लेकिन डिफरेंशिएट कर लें कि आपने स्टेटिस्टिक्स कैसे मेंशन करने हैं, स्टेटिस्टिक्स आपने टेक्स्ट के साथ ही मेंशन करने हैं, सिर्फ उनको अंडरलाइन करना है। लेकिन जब आप कोटेशन डालेंगे तो उसको अलग से, लाइन नहीं छोड़नी, कतई नहीं छोड़नी लाइन, अगली लाइन में कोटेशन रखना है सेंट्रलाइज्ड, दोनों साइड्स पे 2 फिंगर्स की स्पेस छोड़ के, या फिर स्केल रख लें, स्केल्स की विड्थ करके सेंटर में करना है। बेशक सेम पेन से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट लाइन से आपने कंटिन्यू कर लेना है, लाइन नहीं छोड़नी। लाइन आपने छोड़नी है, इफ यू वांट, तो आपने लाइन छोड़नी है पैराग्राफ के एंड पे, या आपने लाइन छोड़नी है हेडिंग से पहले। Other than that, try to avoid using leaving blank lines. Okay. New paragraphs for quotes, yes you can. अच्छा, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग जल्दी 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 करते हैं ना, तो पता चल रहा होता है कि पहला क्वेश्चन बड़े सुकून से हुआ था और आखिरी क्वेश्चन तक आते आते आप हड़बड़ा चुके थे और आपको नहीं पता था कि आप क्या कह रहे हैं। जब आप एंशियस होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आप टेंस्ड होते हैं, वो आपकी राइटिंग में दिखता है। पता चल रहा होता है कि जल्दी 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 काम किया गया है और इन्होंने नहीं कहा कि इनको पता नहीं चला। बी कंसिस्टेंट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में कंक्लूजन दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कंक्लूजन लाजमी होना चाहिए। नहीं देना मत दो, इट्स फाइन, बट बी कंसिस्टेंट। इंट्रो देना है तो हर क्वेश्चन में दो, आउटलाइन देनी है हर क्वेश्चन में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन नंबर 4 को आपने सौतेला बना दिया और उसके ऊपर आपने ना कंक्लूजन दिया ना आउटलाइन दी, डोंट डू दैट। अच्छा,
आपके पास जो है ना 2.5 आवर्स का टारगेट रखो। 2.5 घंटे में आपने एट ऑल कॉस्ट 4 क्वेश्चंस और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट करना ही करना है। जब आप 2.5 घंटे का टारगेट रखेंगे, आप 2.75 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। 15 मिनट आपके स्ट्रेस के लिए आपको रखने चाहिए। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हैंड राइटिंग और पेपर की खूबसूरती सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। नाउ इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस, आई विल जस्ट टेक दोस। हेडिंग मस्ट बी स्टार्टेड विद लाइन और गिव indented subheadings, like एक second, मैंने एक second, I did have the headings, yeah, I'm sorry I missed the slide. If you guys can see this, आपकी headings जो है ना वो consistent होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपने सेंटर में रखना है, कैपिटलाइज्ड, बोल्ड, बोल्ड का मतलब आप मार्कर यूज कर सकते हैं, और सेंटर में। नेक्स्ट आपकी मेन हेडिंग होगी, मेन हेडिंग आपकी लेफ्ट साइड पे होगी, कैपिटलाइज्ड होगी, बोल्ड होगी, और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। सेम लाइन से आप टेक्स्ट लिखना शुरू नहीं कर देंगे। फिर आपके आ जाएगी सब हेडिंग। ये सिस्टम ऑफ हेडिंग्स, इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर प्लीज टेक अ पिक्चर, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप लोगों की सब हेडिंग कैपिटलाइज्ड होती है, आपकी मेन हेडिंग्स जो है वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल वाली हो रही होती है, और क्वेश्चन नंबर अक्सर लिखते नहीं, क्वेश्चन नंबर सिर्फ मार्जिन में डाल देते हैं। मार्जिन में भी क्वेश्चन नंबर डालें, लेकिन एडवाइजेबल होता है कि जब आप वो क्रॉस वाली लाइन लगाएं, लाइन क्रॉस एंड देन लाइन क्वेश्चन के एंड पे, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सेंटर में लिखें, मेन हेडिंग अपनी लेफ्ट साइड पे लिखें, उसके बाद सब हेडिंग से स्टार्ट कर दें। Other markers, no, 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 no. You cannot use, yes, you can, Jay Kumar, you can use gel pens for the whole paper. You cannot use any other marker या कोई भी color other than black and blue. कोई और color नहीं use करना। Again, you are not children. You are giving a CSS level paper. CSS में आपको सिर्फ black और blue inks allowed होती है। ठीक है, अच्छा। मेन हेडिंग जो होगी वो आपकी लेफ्ट साइड पे फ्लश्ड टू द लेफ्ट मार्जिन विद कैपिटलाइज, सारे कैपिटलाइज। इंट्रोडक्शन अगर मैं लिख रही हूँ तो इंट्रोडक्शन कंप्लीटली कैपिटलाइज्ड होगा, चाहे तो मार्कर से लिख रहे हैं, चाहे तो रेगुलर पेन से लिख रहे हैं। सेकंड सब हेडिंग इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने कोई और मेन हेडिंग लिखी, लाइक आई एम गोइंग टू गो विद द सेम एग्जांपल, कॉजेस ऑफ ब्लू हाइलाइटर टू अंडरलाइन मेन हेडिंग, नो, नो हाइलाइटर, व्हाटएवर, नो हाइलाइटर एट ऑल। हाइलाइटर घर पे छोड़ के जाना, नो हाइलाइटर। आपके पेंसिल या पेंसिल केस में देयर शुड बी ओनली पेंसिल, blue pen, black pen, blue marker, black marker, scale, and rubber if you want, eraser. बस कोई और कलर, कोई और स्टेशनरी लेके जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सब हेडिंग, इफ आई एम गोइंग फॉर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो कॉजेज आप लिखेंगे कैपिटलाइज्ड। फिर उसके बाद आप सब हेडिंग में फर्स्ट कॉज इज ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस को मैं फर्स्ट वर्ड कैपिटल करके ना, ईच वर्ड, ग्रीन का जी कैपिटल, एच हाउस का एच कैपिटल, ग्रीन हाउस गैसेस का गैसेस का जी कैपिटल करके आई एम गोइंग टू राइट दैट विल बी इन ब्लैक पेन, सिंगल अंडरलाइन, और इसी के बाद कोलन लगा के सेम लाइन में आगे मेंशन करना शुरू करते हैं। अगर इसके भी अंदर और हेडिंग्स हैं तो आप क्या करेंगे कि आप वो सब हेडिंग जो होगी वो अंडरलाइंड नहीं होगी। इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड, बट दिस इज योर सिस्टम ऑफ हेडिंग्स। मैप्स विद पेन और पेंसिल, मेक इट विद अ पेन। यू डोंट हैव टाइम टू डू विद अ पेंसिल एंड देन मेक इट विद अ पेन। प्रैक्टिस अगर इतनी अच्छी है कि आप पेन से बना सकते हैं तो बनाएं, वरना टेढ़ा मेढ़ा बनाना है तो भी पेन से ही बनाएं। अवॉइड यूजिंग अ पेंसिल, वो इरेज हो सकती है। यू डोंट वांट समबडी टू जेपरडाइज योर पेपर। ठीक है, अच्छा, आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, We if are you have any lacking in further time. I'm questions, so sorry, Shahriyar. I took so नहीं much नहीं, time. कोई बात नहीं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम अलाउ कर देंगे आप लोगों को, तो आप उसमें भी हमसे जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट मसला ये होता है कि इफ यू अलाउ तो आस्क क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें फिर काफी बच्चे इररेलेवेंट मटेरियल शेयर करने लग जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एंड आई थिंक मैडम शफक हैज कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, हर तरीके से कोई बात रहा नहीं। उन्होंने तो आपको पेन का भी बता दिया और हर चीज बता दी, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड सो फार। बट अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके ऊपर तवज्जो दें। मतलब इस सेशन का पूरा मकसद ये था कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स एक स्किल है, उसके ऊपर तवज्जो दें। सिर्फ आप जो है वो नोट्स बनाने से इससे कुछ नहीं होता। जब तक आप जितना भी आपको अच्छा आता हो ना, अगर आप सिंपल वे में लिखेंगे यू कैन गेट 6-7 मार्क्स, 8 मार्क्स। और वही आप अगर अच्छी प्रेजेंटेशन से लिखेंगे यू कैन इवन गेट 13 to 14 मार्क्स।
और एक क्वेश्चन में 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको कहां से कहां लेके जा सकता है, जब भी आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, कोई बोल रहा है सर स्लाइड शेयर कर दें। स्लाइड्स में जी वो हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। स्लाइड्स में ऐसा कोई खास है नहीं, आप वीडियो दोबारा देख लें, स्क्रीनशॉट्स भी ले लिएगा, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। चले जी, सर डू वी हैव टू डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, क्वेश्चन स्पेसिफिक तो अब बात में होती रहेगी व्हाट्सएप के बाद। चले जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू Miss Shafaq for giving us time to the students, and इंशाल्लाह हम आप लोगों से इसी तरह बाद में भी इस तरह के सेशंस करते रहेंगे। और अगर किसी ने अभी भी कोई मॉक्स वगैरह ज्वाइन करने हैं तो हमें बताइएगा। ऑलरेडी 3 सीरीज हो चुके हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द डिमांड हम अगर एक और कर सके तो हम कोशिश करेंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।